नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एग्जाम जी में। एग्जाम जी के सारे जीनियस लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि करंट अफेयर पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। करंट अफेयर को पढ़ने के दो तरीके होने चाहिए। एक, किसी भी सब्जेक्ट में स्टैटिक जीके के आधार पर करंट अफेयर पर फोकस करिए। दूसरा, वन लाइनर करंट अफेयर पर फोकस करना है आपको। दोनों चीजें हम लोग साथ में लेके चलेंगे। अगले संडे से तो स्पेशल करंट अफेयर का मैराथन भी चलता रहेगा। आज कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर को लेके आया हूं। आइए, सबका स्वागत है। लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताते रहिएगा। अब सारी क्लासेज धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी हैं। आइए, आज की प्रमुख सुर्खी। आज की प्रमुख सुर्खियों में पहला आपका फैक्ट क्या है? इंटरएक्टिव इंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल IEIC द्वारा विंजो ने इंडिया गेमिंग रिपोर्ट सन 2024 जारी की और इसमें आधिकारिक तौर पर भारत को सबसे बड़ा गेमिंग बाजार बताया गया। भारत में लूडो से लेकर के ऑनलाइन गेमिंग का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। यूं कहिए कि भारत में जब बेरोजगारी की दर बढ़ती है तो लोग अपने बेरोजगारी को कम करने के लिए या यूं कहें व्यस्त रहने के लिए लगातार गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि IPL चल रहा है और IPL में कहा जा रहा है कि माई 11 सर्किल के माध्यम से 1 करोड़ रुपया से 11 करोड़ रुपया तक जीता जा सकता है। और इसके साथ साथ कई गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत विश्व में पहला स्थान बाजार के रूप में हो चुका है गेमिंग का। दूसरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AIC ने केंद्रीय संरक्षण स्मारकों की सूची में से 18 स्मारकों को डिलीट करने का निर्णय ले लिया है। तीसरा, IIT बॉम्बे के एक अध्ययन में पश्चिमी घाट क्षेत्र में मृदा अपरदन की चिंताजनक दर का उल्लेख किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पश्चिमी घाट खास करके कुंती पूजा नदी के आसपास का क्षेत्र जो साइलेंट वैली का क्षेत्र है, जहां पर सन 1973 में कुंती पूजा नदी पर एक डैम बनाने का विरोध किया गया था। के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यहां पर डैम बनाने के कार्यों पर रोक लगाई गई थी। इस साइलेंट वैली में निर्वनीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे निर्वनीकरण की समस्या बढ़ेगी और यह बायोडाइवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण घटक साबित होगा या घातक साबित होगा, समझ लीजिए। अगला पॉइंट क्या दिया? विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि भारत दक्षिण एशिया के मुद्दे पर फिलीपींस के राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा का समर्थन करता है। और हाल ही में विदेश मंत्री ने मलेशिया की यात्रा भी की। इस दौरान दक्षिण चीन सागर को लेकर के ज्यादातर संवेदनशील बना होता है चाइना दक्षिण चीन सागर में अमेरिका भारत के उपस्थिति का बार बार विरोध करता रहता है। ये भारत में विदेश मंत्रालय ने खास करके लुकिस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति का आधार बना करके उन देशों के साथ बेहतरीन संबंध बनाने का प्रयास किया है और दक्षिण चीन सागर के आसपास के देशों से अच्छे संबंध बना करके उन्हें विश्वास दिलाया गया है कि चाइना के हस्तक्षेप को हम कम कर सकते हैं या उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है भारत के द्वारा। आइए देखिएगा, वन लाइनर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई बीमारी की खोज की है? मटर में कई प्रजातियां होती हैं। एक देसी प्रजाति होती है, एक झगड़ा मटर होती है और एक अपर्णा मटर होती है जो पत्ती विहीन मटर की प्रजाति जानी जाती है। में हाल ही में एक प्रकार के रोग की खोज हुई है और यह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किया है। फिर पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन को बनाया गया है। सक्षम ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। चुनाव आयोग का एक प्रमुख पहल है कि ज्यादा से ज्यादा खास करके वोटिंग करने वाले लोगों को जागरूक किया जाए जो 18 साल से प्लस हो चुके हैं
और सक्षम ऐप के माध्यम से उन्हें जागरूक करके इस बार की वोटिंग परसेंटेज को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। और आप जानते हैं कि संविधान का आर्टिकल 326 क्या कहता है? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है और खास करके इस परसेंटेज को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों की भागीदारी ज्यादा जरूरी होगी। अभय ठाकुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? म्यांमार में। भारत का एक पड़ोसी देश म्यांमार है। म्यांमार के साथ हमारी किसी प्रकार की कोई विवादित स्थल नहीं है। हालांकि म्यांमार के एक द्वीप पर चाइना ने लीज पे लेकर के भारत को घेरने की नीति के अंतर्गत बनाई है कुछ रणनीतियां। और आपको यही बताना है कि म्यांमार के बंगाल की खाड़ी में किस द्वीप पर सैनिक बेस अड्डा बनाकर के भारत में दबाव बनाने का काम चाइना कर रहा है, जो स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी यानी भारत को घेरने की नीति के अंतर्गत आता है। ये देखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम सन 2004 को किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है। अगला फैक्ट क्या है? लुइस मोंटेनेग्रो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुर्तगाल के बने हैं। तो किसी भी देश में जहां भारत के अच्छे संबंध माने जाते हैं, उन देशों में अगर किसी प्रकार का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खास करके उस देश का सूची 1 सूची 2 देकर के मिलान वाले क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा आते हैं, तो इस पर विशेष फोकस करना होगा आपको। यूपीएससी के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसाम मिश्रा को यूपीएससी के निदेशक के रूप में किया गया है। मतलब जानते ही हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी के सारे पैटर्न के बारे में और यूपीएससी की कहानी कहां से स्टार्ट हुई, लंदन से लेकर के भारत तक, पूरी कहानी आपके एक वीडियो में दी गई है। उसे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसे जरूर देखिएगा ताकि इस परीक्षा के बारे में बेसिक नॉलेज आपको हो सके। आगे देखिएगा, एबल पुरस्कार सन 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेला ग्रैंड को सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है? एबल पुरस्कार सन 2024। हालांकि पुरस्कार पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और सारे पुरस्कार को एक बार में आपके सामने रख दूंगा। विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च को। देखिए, तो वर्तमान सरकार के द्वारा नए नए दिवसों को प्रारंभ किया गया है। उन दिवसों पे आप विशेष फोकस करिएगा ताकि यह दिवस आपकी परीक्षा के हिसाब से बड़े ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो रंगमंच दिवस कब? 27 मार्च को। अगला फैक्ट है आपका, T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। विराट कोहली वर्तमान में भारत के वनडे की जान माने जाते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, और इन्होंने 12,000 रन बनाने का एक कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष सन 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? भारत की विदेश यूं कहिए कि जीडीपी की दर 6.8% लाने का एक अनुमान लगाया गया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P वही है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, और कई रेटिंग एजेंसियां हैं जो कि वैश्विक स्तर पर सारे देशों की जीडीपी की वृद्धि को दर्शाती है, और इसमें 6.8% लाया गया है। अगर भारत की वृद्धि दर लगभग कम से कम 8% अगर होती है हर वर्ष, तो मतलब भारत शीघ्र अतिशीघ्र विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। एनआईए के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत दाते को एनआईए का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रमुख बनाया गया है। एवर रेडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते हैं कि भाला फेंक के माध्यम से इन्होंने स्वर्ण पदक भी लाया है। हाँ, नीरज चोपड़ा वर्तमान में किसी प्रमुख रूप से किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं इनके बारे में। अगला देखिएगा, हाल ही में किसके द्वारा मगही उपन्यास
फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है? और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे अभय के द्वारा। अभय नाम के एक लेखक है जिन्होंने मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रांड प्री का खिताब हाल ही में किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने जीता है। जबकि विश्व कबड्डी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि भारत का एक बहुत ही फेमस और यूं कहिए खेल है कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट, तो मान लीजिए सर्वविदित विश्व में है। तो 24 मार्च को कबड्डी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जितने भी अतिरिक्त दिवस हैं उसकी एक लिस्ट बनाइएगा और इस लिस्ट से 100% एक क्वेश्चन आपके फिक्स माने जाते हैं। फिर क्या है देखिएगा, चंद्रयान की लैंडिंग, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को आधिकारिक रूप से किसके द्वारा शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया शिव शक्ति पॉइंट? अभी आरओ में पूछा गया था। और किसके द्वारा दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से नामकरण कर दिया है। आप जानते हैं कि अब तक 3 चंद्रयान भेजे जा चुके हैं। पहला चंद्रयान आपका सन 2008 में गया था, हालांकि ये सफल रहा था और नासा के द्वारा भी माना गया था कि चंद्रयान प्रथम ने पानी की एक खोज का एक साक्ष्य प्रस्तुत किया है। दूसरा सन 2019 में भेजा गया था, परंतु यह आंशिक रूप से ही सफल रहा था क्योंकि इसका लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद संपर्क खो चुका था। परंतु ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह का फोटो लगातार भेज रहा और चंद्रयान 3 जो है वह सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। यह भारत के इसरो की खास पेशकश थी और खास करके मेहनत जो इसरो ने किया है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने, वह सफल माना गया। आगे देखिएगा, अगले फैक्ट क्या है। कुछ प्रश्न हैं आपके, प्रश्नों पर आपसे चर्चा किया जाएगा। पहले थोड़ा सा फैक्ट पे देख लीजिएगा, प्रश्न पर भी चर्चा होगी आपकी। हाल ही में सुर्खियों में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर हुआ। कुआलालंपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि मैपिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैपिंग की चीजें ज्यादातर आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा देख लीजिएगा, भारत के विदेश मंत्री ने मलेशिया की आधिकारिक यात्रा की। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर साहब। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है मलेशिया। भूमि की सीमाएं अगर बात करें तो इसके पश्चिम में थाईलैंड है, जबकि उत्तर में ब्रुनोई है, दक्षिण में सिंगापुर है और इंडोनेशिया है। तो याद रखिएगा कि मलेशिया के पश्चिम में थाईलैंड, उत्तर में ब्रुनोई, दक्षिण में सिंगापुर और इंडोनेशिया है। जबकि समुद्री सीमाओं की बात करें तो वियतनाम और फिलीपींस से लगती समुद्री सीमा इसकी लगती। आसपास के जल निकाय की बात करें तो प्रशांत महासागर को भी स्पर्श करता है, हिंद महासागर को भी स्पर्श करता है और दक्षिण चीन सागर को भी यह स्पर्श करता है। इसके साथ साथ भौगोलिक विशेषताओं पर अगर बात करें तो इसे मलय प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप के कुछ हिस्से इसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि दक्षिण चीन सागर में 2 क्षेत्र प्रायद्वीपीय मलेशिया और पूर्वी मलेशिया में विभाजित किया जाता है। यह प्रांतीय विभाजन है। मलक्का जलसंधि सुमात्रा और प्रायद्वीपीय मलेशिया के बीच में अवस्थित है। मलक्का जलसंधि जो दक्षिण चीन सागर को आस करके आपके हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है या फिर अंडमान सागर को। प्रमुख नदियां यहाँ की कौन सी हैं? सबसे लंबी नदी जो है राजंग नदी है, जबकि किनाबटांग पहांग की नदी है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? माउंट किनाबालू नाम की एक सबसे का नाम है। तो यह पूरे के पूरे सिस्टम को आपको याद रखना है, खास करके मैपिंग से, और करंट अफेयर के क्वेश्चन मैपिंग आधारित ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इधर देख लीजिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का एक मैप दिया गया है। यहाँ वियतनाम है आपका, यह कंबोडिया है, यह थाईलैंड है, कुआलालंपुर यहाँ पर है, यह मलेशिया है, कुआलालंपुर है, और यह वाला एरिया जो दक्षिण में है सिंगापुर है, और संग सिंगापुर के थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के 4 प्रमुख द्वीप, एक द्वीप है आपका सुमात्रा सबसे उत्तर में, फिर उसके बाद जावा है, फिर उसके बाद बाली है, उसके बाद लिम्बोक है। तो चारों याद रखिएगा, पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था सुमात्रा, जावा, बाली, लिम्बोक। और सुमात्रा को हम मसालों का द्वीप के नाम से भी जानते हैं, इसलिए विशेष फोकस है, इसे बना लीजिएगा, ग्रुप में भेज दूंगा तो एक बार आराम से देख लीजिएगा, चीजों को बेहतर तरीके से समझिएगा। आइए आगे चलते हैं।
2023 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन व्यक्ति नियुक्त हुए हैं और किस भाग में नियुक्त हुए हैं, इस पर फोकस करिए। देखिए, पहला नियुक्ति वायु सेना की पहली महिला अधिकारी मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है। और मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। यानी किसने नियुक्त किया? मिजोरम के राज्यपाल ने। हरिबाबू चर्चा में आ गए, इसलिए याद रखिएगा। एयर मार्शल मकरंद रनाडे को वायुसेना के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और यह एयर मार्शल संजीव कपूर का स्थान लेंगे। इससे पहले एयर मार्शल आपके संजीव कपूर साहब हुआ करते थे, अब इस बार मकरंद रनाडे को नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव किया गया है और आईएएस अधिकारी अरुण कुमार मेहता का स्थान लेंगे। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 के हटने के बाद खास करके कुछ विवादों में रहा है। लोग खास करके वहां की स्थानीय पार्टियां जो लगातार विरोध करती रही हैं। हालांकि अब केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है और विधानसभा के चुनाव अगर करवाने हैं तो खास करके वहां का प्रशासन कंट्रोल में लाना होगा, है ना। आईएफएस अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। खास करके एक चीज याद रखिएगा, कोई व्यक्ति जनजाति समुदाय का हो और किसी पद पे हो, वह क्वेश्चन पूछा जाएगा। या किसी भी विभाग में कोई महिला पहली बार अगर पद पर सुशोभित हो रही है तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं, है ना। तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन? गीतिका कौल बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि सन 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद सन 1963 के दौरान भारत ने काराकोरम का दर्रा आपके चीन को गिफ्ट दे दिया। वहां से चाइना की रणनीति और कूटनीति प्रारंभ हो चुकी थी। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित एक युद्ध स्थल है और वहां भारत की सेनाएं लगातार बनी रहती हैं और वहां पर खास करके कैजुअलिटी लगातार होती रहती है। तो यहां पर प्रमुख अधिकारी के रूप में गीतिका कौल को नियुक्त किया गया है। यह प्रमुख नियुक्तियां हैं डियर। भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी, देखिएगा, भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हितेश जॉन को भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि एनडी राजो एलिना को मेडागास्कर का पुनः राष्ट्रपति किया गया है। मेडागास्कर खास करके अफ्रीका महाद्वीप का एक जलीय देश माना जाता है। जहाँ के कौन पुनः राष्ट्रपति बने हैं? तो एनडी राजो एलिना। अब जानते हैं कि मेडागास्कर लगातार कुछ वर्षों से सूखा और बाढ़ से प्रभावित या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र माना जाता था और वहां पर भारत सरकार ने लगातार उसकी मदद के लिए कई बार चावलों की खेप भेजी और कोविड में भी मदद किया गया था। कांग्रेसी नेता रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर सन 2023 को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रेवंत रेड्डी साहब बने हैं, जो भट्टी विक्रमांक ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। जबकि रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी और गोड़कतल सीट से चुनाव जीता था और वह सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी अपने राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। और जोरम नेशनलिस्ट पार्टी के नेता लाल दुहुमा ने 8 दिसंबर सन 2023 को मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। भारत के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो खास करके चर्चा में बने होते हैं, तो ऐसे चीजों पर विशेष फोकस करना है आपको। राज्यपाल हरिबाबू द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई है, जिनके जोरम नेशनलिस्ट पार्टी ने 40 सीटों में 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने 10 सीट और भाजपा ने 2 सीट और कांग्रेस ने केवल 1 जीती थी। हालांकि गठबंधन की राजनीति बनती रहती है। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में गठबंधन की राजनीति चरम पर होती है।
जानते हैं, है ना। आगे देखिएगा, राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अनिलजीत सिंह का स्थान लेंगे, यानी उसके पहले वाले कौन है और इसके बाद किसे बनाया जा रहा है, इस पर विशेष फोकस करना है आपको। 9 दिसंबर सन 2023 को आयोजित भाजपा दल की बैठक में फैसला लिया गया कि देव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे और यह छत्तीसगढ़ के कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक के रूप में गए थे और सत्ता परिवर्तन हुआ था, जानते हैं आप। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी और छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी सरकार है जहां गोवर्धन योजना बड़ी चर्चा में रही थी। गोबर, गाय के खास करके गोबर को 2 रुपया प्रति किलो के आधार पर बेचा जा रहा था। उप मुख्यमंत्री अरुण साय के स्थान और विजय शर्मा है। विष्णुदेव साय वर्ष 2014 में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में। 11 दिसंबर सन 2023 को आयोजित हुई भाजपा दल की बैठक में मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव जी बने हैं। खास करके सपा पार्टी ने इन्हें बधाई भी दिया था, बड़ा चर्चा में रहा था, याद होगा आपको। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के उज्जैन के दक्षिणी से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस के चेतन प्रम नारायण यादव को हराया था। दोनों यादव जी ही थे, तो चेतन यादव जी को हराया था किसने? डॉक्टर मोहन यादव ने। राजेंद्र शुक्ला और जगदीप देवड़ा को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री का संविधान में किसी प्रकार का जिक्र नहीं होता, परंतु राजनीतिक संतुष्टि करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़े रहें, उन्हें ऐसा न लगे कि नहीं पार्टी के लिए हमने काम किया और किसी प्रकार का पद नहीं मिला, क्योंकि लड़ाई में परिवार तक टूट जाते हैं। यहाँ तो राजनीतिक पार्टियां हैं, है ना। पूरा का पूरा आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो आराम से देख लीजिएगा। देखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट पर और चर्चा करिए। 12 दिसंबर सन 2023 को आयोजित हुई भाजपा दल की बैठक में राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लग गई। हालांकि महिला मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने इसका विरोध भी दर्ज कराया था। वीडियो भी वायरल हुआ था कि राजनाथ सिंह जी ने उन्हें एक छोटी सी पर्ची पकड़ाई थी और कहा था कि इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार से आप बाहर हैं और भजन लाल जी को यहाँ का मुख्यमंत्री है। चर्चा में था, याद होगा आपको, है ना। और कहां से विधायक चुने गए थे? तो संगानेर विधानसभा सीट से यह विधायक चुने गए थे। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देव स्थली भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी है। याद रखिएगा, जहां भी किसी महिला को या जनजाति के द्वारा किसी पद पर सुशोभित किया जा रहा है, वहां से 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस पर विशेष फोकस करना है आपको। डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, टस्क है, तो याद रखिएगा डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। पोलैंड कहाँ है जानते हैं आप? यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। जम्मू कश्मीर में माना जाता है कि खास करके प्रतिशत जो है वह बहुत कम होता है। ये ब्रांड एम्बेसडर को बनाया जाना जरूरी है। आप जानते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर क्या काम करता है, कि समाज में जागरूकता का काम करता है और ऐसे व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जिसका चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं होता। सुरेश रैना को कौन नहीं जानता भारत के, है ना। आगे देखिएगा, क्या आपका रहा पूरा का पूरा मैटर। खास करके आज वन लाइनर पर चर्चा हुई। वन लाइनर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आपके ग्रुप में पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो एक बार क्लास देख करके उसके आसपास की चीज समझिएगा और प्रमुख जहां जहां महिला बनी है या फिर जो मैपिंग के बारे में आपको मलेशिया के बारे में बताया गया है, दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में बताया गया, उसे जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर के साथ भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, कल के सुपर 30 जीएस धमाका में, कल 10 बजे रात में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।
आराम से इस मैटर को तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ आपके ग्रुप में जाएगा। जो लोग पीडीएफ से नहीं जुड़ पाए अभी तक, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। जो लोग हैं कि करंट अफेयर का वन लाइनर और कॉन्सेप्ट बेसिक जीएस के भी उपलब्ध आपको है। शीघ्र ही समय थोड़ा सा सेट करके आपके पूर्वावलोकन की क्लास और इम्पोर्टेंट जो है उसे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।